हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 नवंबर है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी का, द फायर दैट वार्म्स अस कैन ऑल्सो कंज्यूम अस। इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ फायर बट द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इन्होंने ये प्रॉपर्टी वाला नहीं लिखा है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप ऐसे कोटेशंस को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कि कई बार हम सिचुएशन को बताते हैं कि सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ, बट हमें ये देखना चाहिए कि हमें चीज़ों की प्रॉपर्टी के बारे में समझना चाहिए कि क्या किस तरीके से रिएक्ट करता है और किसकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके हिसाब से हमारे स्टेप्स आगे होने चाहिए। तो आइए आज 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं और उसको आपको बताएंगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हाँ, सेकेंड आर्टिकल की शुरुआत में ही क्वेश्चन दिया जाता है आंसर राइटिंग के लिए। आप लोग उसको ज़रूर लिखिए आंसर, क्योंकि चूँकि लॉन्ग वो आर्टिकल होता है, उस पर आपको कई सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने फैक्ट्स को भी ऐड करके अपने लैंग्वेज में अपने आंसर को लिख करके IAS दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप पर आंसर अपलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के आंसर को पढ़ें और उनको कमेंट करें कि यहाँ कैसा आंसर है, क्या और पॉइंट्स को ऐड किया जा सकता है। तो वो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। तो आज का पहला आर्टिकल है फर्टाइल अपॉर्चुनिटी। तो इसमें हम लोग इकोनॉमी से इसको एसोसिएट करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सिडी। और उसमें भी फर्टिलाइज़र को के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है उस पर आर्टिकल लिखा गया और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स को शो किया गया है कि अभी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है अभी एडिशनल एलोकेशन का, जैसे कि आपको पता है कई सारे प्रोजेक्ट्स में एडिशनल एलोकेशन किया गया है इंक्लूडिंग मनरेगा। और अब ये जो फर्टिलाइज़र है और फर्टिलाइज़र पे जो सब्सिडी दी जाती है उसमें गवर्नमेंट ने फैसला किया है एडिशनल एलोकेशन का 65,000 करोड़ रुपीज़ का। और इसमें ये जो जितने भी फर्टिलाइज़र्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनको ये दिया जाता है एंड दिया जाएगा। और इसको अभी जो कोरोना की वजह से एक प्रॉब्लम इकोनॉमी में देखने को मिल रही है, इसकी वजह से जो स्लो डाउन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, करंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको कवर अप करने के लिए ये स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। तो एक तरीके से आप इसको ये मान सकते हैं कि एक फिजिकल एक्सपेंडिचर होगा ये, जिससे कि चीज़ों को सेटल डाउन किया जा सकता होगा। एंड द सेकेंड, इससे इसके जो फ़ायदे हैं, 2 चीज़ों का यहाँ पर फ़ायदा होगा। पहला तो ये है कि इट इज़ फुल्ली कवरिंग द करंट फिजिकल एस्टिमेटेड सब्सिडी रिक्वायरमेंट ऑफ 80,000 to 85,000 करोड़। और दूसरा है कि क्लियरिंग द पास सब्सिडी ड्यूज़ ऑफ अराउंड 48,000 करोड़। तो इससे अभी जो करंट में फ़ायदे हैं वो तो होंगे ही, लेकिन दूसरा तो ये भी है कि जो पास्ट सब्सिडीज़ ड्यूज़ बचे हुए थे उसको क्लियर किया जा पाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे जैसे सरकार ने बोला था कि हम ये चीज़ करेंगे बट वो नहीं कर पा रही थी, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे सेटल डाउन कर दिया जाएगा जो अमाउंट एलोकेट इसमें किया गया है। और एक आउटस्टैंडिंग पेमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और एक तरीके से जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ये एक तरीके से पार्ट होगा। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम विच सिक्स अट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट बाय ऑफरिंग कैश इंसेंटिव्स। तो इस तरीके से क्या होता है, जब भी आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पॉजिटिविटी आती है बिकॉज पैसे का फ्लो उस सेक्टर में बढ़ जाता है। तो सेम एज़ ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस पूरे स्टेप से। और इससे जो इन्वेस्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो बढ़ने लग जाएंगे। और आगे जो है वो ये कि जो अब गवर्नमेंट यहाँ पे कमिटमेंट कर रही है उसको किस तरीके से निभाती है, इन सब चीज़ों पे भी आगे की चीज़ें डिपेंड करेंगी। फर्टिलाइजर्स फर्म आर टुडे फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट एट बिलो व्हाट इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस और इम्पोर्ट दैम। तो जो फर्टिलाइज़र फॉर्म्स, जो फर्टिलाइज़र्स आपको पता है ना, फर्टिलाइज़र जो खाद होते हैं जिनको कि फसलों पे डाला जाता है उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो वो जो फर्म जिनको प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, उनको इन अपने प्रोडक्ट को जितने कॉस्ट पे वो बना रही हैं उससे कम दाम में बेचना पड़ रहा है। तो उनका क्या होता है, नुकसान हो जाता है, उनको फ़ायदा नहीं होता। और जब किसी को फ़ायदा नहीं होगा तो उस सेक्टर में वो क्यों काम करेगा। यहाँ पे जब सरकार सब्सिडी दे देती है तो उनका जो कम दाम में वो बेच रहे हैं वो कवर अप हो जाता है और उनका नुकसान नहीं होता है। हाँ, उनको फ़ायदा ज़्यादा मिले ना मिले लेकिन उनका नुकसान नहीं होता है। और इस तरीके से जो इंडस्ट्री है वो अपने आप को रन करने के लायक बनी रहती है। Now that the problem of fertilizer subsidy area is hopefully history, the Modi government should focus next on reform.
तो आपको याद होगा हमने कई सारे आर्टिकल को डिस्कस किया था कि अब जो भी ये सब्सिडीज़ दिए जाते हैं, चाहे वो आपके फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दिया जा रहा हो, चाहे वो किसानों को ग्रेन्स पर सब्सिडी दिया जा रहा हो, बाकी चीज़ों पे सब्सिडी दिया जा रहा हो, उसको हटा करके अलग अलग रिफॉर्म का जिक्र होता आया है अभी कुछ सालों से। और इसमें फर्टिलाइज़र में सब्सिडी को रिप्लेस करके और फर्टिलाइज़र जो यूज़ किया जाता है उनको चेंज करके नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इस तरीके के कई सारी और चीज़ें हैं जिस पे कि काम करने को कहा गया। ये एक नए रिफॉर्म का पार्ट है, अगर आपको याद हो, आपने अगर सब पढ़ा है तो। अलग अलग तरीके की चीज़ें आ गई। एक नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल होना चाहिए, फिर ज़ीरो बजट फार्मिंग पर कैसे काम किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर काफ़ी रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और काम हो रहा है। एंड न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, ध्यान दीजिएगा, एनबीएस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ये जो यूरिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अगर नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे लोगों को नुकसान नहीं होगा उस चीज़ को कंज्यूम करने में। और इन्हीं सारे कंटेंट को, जो न्यूट्रिएंट रिच कंटेंट होते हैं, उनको कैसे आप फर्टिलाइजर्स में मिक्स करके, फर्टिलाइज़र के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं ग्रेन्स में। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने अशोक गुलाटी जी का आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि न्यूट्रिएंट्स को लोगों तक पहुंचाने के कई सारे माध्यम हो सकते हैं। और एक माध्यम तो आपका डायरेक्ट है कि आप फ्रूट वगैरह को कंज्यूम करें। लेकिन अगर कोई फ्रूट वगैरह नहीं खा पाता, इतने पैसे नहीं है, तो भारत में ये जो प्रोडक्शंस होते हैं ग्रेन में ही न्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन किया जा सकता है। एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज अ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, अगर आप उन न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करवाने में सब्सिडी दे देते हैं तो, राइट। तो ये यहाँ से कुछ फ़ायदे हो सकते हैं इस स्टेप से। एंड विद द गवर्नमेंट स्टिल फिक्सिंग द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो अभी भी एमआरपी को फिक्स कर रही है सरकार यहाँ पे। और जो भी रिफॉर्म है उसकी तरफ ध्यान देने को कहा जा रहा है कि सरकार को कैसे फ्री छोड़ना चाहिए जो फर्टिलाइज़र्स बनाती हैं कंपनियां, फर्म्स, और जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बैलेंस को मेंटेन करते हों, उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। न्यूट्रिएंट बेस्ड यूरिया पर जो सब्सिडी है उस पर फोकस किया जाना चाहिए, ना कि आप डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी दें। एंड मोदी गवर्नमेंट शुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्रिंग यूरिया अंडर एनबीएस। तो ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, उसमें यूरिया को सबसे पहले गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है नीम कोटेड यूरिया के तौर पर। और यहाँ पे एमआरपी को भी बढ़ाया गया है 5360 से लेकर के 9000 पर टन तक उसको इंक्रीज़ किया गया है। और पोटेंशियल स्मार्ट वे टू डू दिस द साइमल्टेनियसली हाइकिंग द एनबीएस रेट्स फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स। तो ये कुछ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स वगैरह में। अब देखिए अगला आर्टिकल देखते हैं, हाउ टू एंड पोल्यूशन। ये जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में आप इसको एसोसिएट करेंगे, बिकॉज एनवायरनमेंट के ऊपर ही टारगेटेड है। इवन जो दिल्ली का अभी प्रॉब्लम है उस पर इसको टारगेट करके लिखा गया है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसी विद पावर्स टू पेनलाइज द पोल्यूशन कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन? डिस्कस। ओके, तो देखिए इसमें क्या कहा जाए। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि करंट जो सिचुएशन है उसमें आफ्टर दिवाली इवन इंडिया में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दिवाली में काफ़ी पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं। और इसको लेकर के इवन गवर्नमेंट और जुडिशरी ने भी काफ़ी स्टेप्स लिए, जैसे कि दिल्ली वगैरह में बैन कर दिया गया क्रैकर्स बर्निंग को। एंड उसके बाद मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को उठाया गया। तो क्या ये सब एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है? क्या इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाला जा सकता है? कहा जा रहा है कि पोल्यूशन जो है वो बहुत हद तक एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, अगर इसको सही मायने में समझा जाए तो। अगर आप इसको एक इमरजेंसी बेसिस पर सॉल्व करना चाहते हैं कि चलो क्रैकर बैन कर दिया, ये चीज़ बैन कर दिया, तो आप चाहेंगे कि आज के आज इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसको हम फॉर्मली और ग्रेजुअली डील करने की कोशिश करें तो इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी का इन्होंने स्टेप्स बताया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ पर कैसे इस प्रॉब्लम को काउंटर कर पाती हैं। तो ग्रेजुअली क्यों कहा जा रहा है, इसको इन्होंने डिफाइन किया है, लाइक देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। सबसे पहले तो हमें पोल्यूशन के कई सारे जो सोर्सेज हैं उसको समझने की ज़रूरत है और उसको प्रोहिबिट करने की ज़रूरत है। हम किसी एक सोर्स को नहीं समझ सकते कि सिर्फ यही एक सोर्स है जहाँ से पोल्यूशन होता है।
तो अब ओवरऑल देखने की ज़रूरत है कि कैसे उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और उसमें भी अभी ये जो करंट कंडीशन है उसमें इकोनॉमिक रिसेशन है, तो इकोनॉमिक रिसेशन के समय में हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं इसको नॉर्मल करने के लिए। ऑल दो क्रॉप बर्निंग एंड फायर वर्क्स ग्रैब अटेंशन एट दिस टाइम ऑफ ईयर, दे आर सीजनल फिनोमिना। तो यहाँ पे क्रॉप बर्निंग और फायर वर्क्स जो भी हैं, अगर हम उसको रोक देते हैं तो थोड़ा बहुत इससे एक ऑब्वियसली लोगों का अटेंशन इस तरफ आया है। पोल्यूशन ड्यूरिंग द एंटायर विंटर एंड लोअर बट स्टिल डेडली लेवल, तो कम तो होता है लेकिन बहुत डेडली लेवल पर अभी भी। अगर आप सर्च करेंगे, आपके पास अगर एप्लीकेशन है वेदर फोरकास्टिंग का, आप उसको देखिए तो आपको उसमें एग्जैक्टली दिखेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना है, PM 2.5 कितना है, एनवायरनमेंट में कैसी कंडीशन है, कौन सा लेवल है, तो AQI में आपको सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे चंद्र वेंकट रमन का जिक्र करते हैं, IIT मुंबई से एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ की हैं। अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कहा कि जो कुकिंग फायर्स हैं नेशनल लेवल पर, जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, एक तो कुकिंग फायर्स हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, एंड क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग एंड कंस्ट्रक्शंस एंड रोड डस्ट, ये बहुत बड़े अमाउंट में सोर्स की तरह काम करते हैं पोल्यूशन को बढ़ाने में। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आंसर में। ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, क्या क्या हैं, कुकिंग फायर, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज़ एंड क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग, ये तो आपको मालूम ही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है पोल्यूशन करने में। कुकिंग फायर आर द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स, ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो कुकिंग फायर है वो एक सबसे बड़ा सोर्स है इन सारे सोर्स में से। अगर हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, इसको यहाँ पे काउंटर कर लेते हैं, इसके अलावा आप बाकी और जो जैसे किचन वगैरह में जो भी कुकिंग के समय में फायर और स्मोक होता है उसको हम काउंटर कर लेते हैं, तो हम पोल्यूशन कंट्रोल को कर सकते हैं बहुत बड़े लेवल पर कंट्री में। इन सारी चीज़ों को डील करने में कैसे काम आ सकता है चीज़, तो इसमें हमें टेक्नोलॉजीज़ और नए नए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना होगा, उसे रिप्लेस करना होगा। जैसे कि जो फायरवुड है, डंग एंड क्रॉप रेसिड्यूज, जैसे अभी आपने देखा होगा ठंड के समय में से ठंड बढ़ने लग जाएगा तो गांव में लोग क्या करते हैं कि आग जलाते हैं, और आग जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को जलाते हैं, तो वो भी पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है, उससे भी फायर्स होते हैं, स्मोक्स होते हैं। और यहाँ पे अगर हम कुकिंग की बात करें तो लार्जेस्ट लेवल पर किचन में जो धुआं उठता है उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। रूरल लेवल पर तो अब आपको यहाँ से PM उज्ज्वला योजना जो है वो याद आ गया होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम अर्बन स्लम्स मस्ट बी रिप्लेस्ड विद LPG, तो LPG से रिप्लेस किया जाना चाहिए जहाँ पे भी ये धुएं का इस्तेमाल हो रहा है और धुएं का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। स्टोव्स का यूज़ किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नए टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं कोल पावर प्लांट पर। इसके बारे में उन्होंने कहा है कि मस्ट बी क्लोज एंड रिप्लेस्ड विद द विंड एंड सोलर पावर बैटरीज, तो बैटरी, सोलर पावर प्लांट, विंड, इन सब का इस्तेमाल किया जाए रैदर दैन जो हम कोल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ओल्ड जो मैकेनिज़्म है, ओल्ड जो बिहेवियर है उसको बदलने की ज़रूरत है। हम एनर्जी स्टोरेज करके रख सकते हैं, और नए जो टेक्निक्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं पोल्यूशन कंट्रोल के, उसको ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने हैबिट में। एंड नो न्यू कोल फायर पावर प्लांट शुड बी बिल्ड, कोई नया कोल फायर पावर प्लांट नहीं बनाने चाहिए हमें। और जितना हम रीन्यूएबल सोर्स को यूज़ करेंगे वो हमारे लिए चीपर भी होगा और वो अच्छा भी होगा एनवायरनमेंट के लिए। कुछ अदर इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कोल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कोल को रिप्लेस करके क्या करना चाहिए, जो अदर क्लीनर फ्यूल सोर्सेज हैं जैसे कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो एफिशिएंट हो, एनर्जी प्रोवाइड करता हो और वो धुआं ना करता हो। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल को अभी देखा जा रहा है, इसमें इकोनॉमिक एंगल को नहीं देखा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो क्या बियर कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, इसको हम आगे देखेंगे। बट आपको ये याद रखना है कि ये चीज़ें किए जा सकते हैं, दीज आर द स्टेप्स विच वी कैन टेक, राइट। फार्मर्स क्या कर सकते हैं, विल हैव टू स्विच क्रॉप और अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ द रेसिड्यू मैनेजमेंट, वो रेसिड्यू मैनेजमेंट का
अदर मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजल पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स में, उसकी जगह पे आप व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रनिंग बाय द पावर जनरेटेड फ्रॉम द रीन्यूएबल्स। तो ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट द इन्वेस्टमेंट इन ऑल दीज टेक्नोलॉजीज चेंजेस, although hugely beneficial for the country as whole, are often not privately profitable at present. तो अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि आप ये सब चीज़ें जो करेंगे, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उससे पूरी कंट्री का फ़ायदा होगा, ना ही सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइवेट लेवल पर इससे फ़ायदा होने वाला है। तो जो बिजनेसमैन, फार्मर्स, इवन पीपल डिसाइडिंग टू देयर चॉइस द कुकिंग फ्यूल कांट मेक देयर बिजनेस एवरी डिसीजन बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें इसको अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट ने कई सारे अच्छे स्टेप्स लिए हैं क्लीन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, एंड डर्टी इन्वेस्टमेंट लेस प्रॉफिटेबल। जो क्लीन इन्वेस्टमेंट हो उनको प्रॉफिटेबल बनाया जाए, और जो डर्टी इन्वेस्टमेंट होते हैं जहाँ जिससे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, गंदगी फैल रही है, उसको लेस प्रॉफिटेबल बना दिया जाए। तो अपने आप ही जो डर्टी इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाएंगे। ऑल दैट नीड्स टू डन इन द टैक्स पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ एंड सब्सिडीज़ क्लीन इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, इससे हम कैसे कर सकते हैं, तो जो पोल्यूशन होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में टैक्स लगा दिया जाए। तो आप जब उनको यहाँ पे डिमोरलाइज करेंगे, उनका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर अपने आप ही क्लीन एनर्जी जो है वो स्प्रेड होने लग जाएगी। एंड आवर एग्जिस्टिंग लॉ डू नॉट अलाउ द सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन बोर्ड टू लेवाई द पोल्यूशन फीस और सेस। और अभी के समय में भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो पोल्यूशन फ़ी या सेस की बात करता हो या पोल्यूशन इमिशन पर कोई टैक्स लगाता हो। इंस्टेड दे हैव टू इशू रेगुलेशंस एंड देन क्लोज डाउन द इंडस्ट्रीज दैट डोंट कॉम्प्लाई। तो यहाँ पे कुछ ड्रास्टिक स्टेप्स जो है उसको लेने चाहिए, एंड इट ऑलमोस्ट नेवर हैपन, जो कि अभी तक ऐसा नहीं किया गया, कोई भी ऐसे टैक्स नहीं लगाए गए। जुडिशरी इज़ मोर पावरफुल। जुडिशरी ने हालांकि कई सारे स्टेप्स लिए हैं, अभी देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे स्टेप्स लिए, कई सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं, तो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन बहुत साइंटिफिक नहीं है, टेक्निकली कॉम्पिटेंस नहीं, बिकॉज वो काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है, लेजिस्लेचर का है कि इन चीज़ों को वो अडॉप्ट करे। तो यहाँ पे जुडिशरी और लेजिस्लेटिव दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। इट डज़ नॉट हैव इवन द फ्यू साइंटिफिक टेक्निकल स्टाफ अवेलेबल टू आर अंडर फंडेड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ना तो हमने ऐसा कोई साइंटिफिकली और टेक्निकली स्टाफ्स को रखा हुआ है और सोचा हुआ है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या करना चाहिए, कैसे पोल्यूशन की मॉनिटरिंग की जाए। आपको याद होगा हमने जब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक दिन आर्टिकल पढ़ा था, तो वहाँ पे कंपैरिजन को दिखाया गया था कि स्टेट कंट्रोल बोर्ड और जो सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी और एसपीसीबी, इन दोनों में हमने देखा था कि क्या कंपैरिजन है, किसके पास बेटर स्टाफ है, किसके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ पे इसी सेम चीज़ को कहा जा रहा है कि हमारे पास इवन इतना फंडिंग ही नहीं है, इतनी अच्छी मॉनिटरिंग ही नहीं है कि हम रिजल्ट्स को शो कर पाएँ। And one great advantage of having regulatory agency like EPA that can levy pollution fees or cess is that the regulatory decision need not be an all or nothing decision. तो इस तरीके से अभी आपको याद होगा जो EPA बनाया गया है, और अभी जो करंट में एक कमीशन बनाया गया है, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो फ़ाइन लगा सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि काफ़ी ह्यूज फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट भी 5 साल तक का उसमें किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से लोगों को अब काउंटर किया जा रहा है। पोल्यूशन फीस कैन स्टार्ट स्मॉल एंड द EPA कैन अनाउंस दैट विल राइज बाय द सर्टेन परसेंटेज एवरी ईयर, और इस तरीके से जो नॉन पोल्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हम ला पाएंगे, जो लोग पोल्यूशन फैला रहे हैं उनको हम रोक पाएंगे। फीस शुड बी लेविड वेयर द प्रोडक्शन चेन इज़ मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड। ये ध्यान रखना होगा हमें कि जो फीस लगाई जा रही है, जो पोल्यूशन फीस या लेवी चार्ज किया जा रहा है, वो हम सोर्स पर ज़्यादा ध्यान दें उसका, कि कहाँ पर इसका सोर्स है, कहाँ पर ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल भी इन्होंने कुछ दिए हैं, जैसे कि जो प्लास्टिक प्रोडक्शन करते हैं रिफाइनरीज़ में, उनमें कैसे आप लगा सकते हो फीस को, सिंस इट इज़ वेरी कॉस्टली टू मॉनिटर स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स ऑफ द प्लास्टिक बैग्स। तो आप कितने जगह पर जाएंगे, बिकॉज दुकानों में तो प्लास्टिक बैग्स को लेकर के आएंगे, स्मॉल रिटेलर्स को आप कितना पकड़ेंगे। तो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे बनाए जा रहे हैं प्लास्टिक बैग्स,
उनको चार्ज किया जाना चाहिए ताकि वो डिमोटिवेट हो जाए। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। EPA हैज़ टू बी गिवन सम इंडिपेंडेंस, तो EPA को कुछ इंडिपेंडेंस दिया गया है, जैसे कि हेड अपॉइंटेड फॉर अ 5-year टर्म, 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद ओनली बाय द इम्पीचमेंट उनका प्रोसेस होगा, रिमूवल का ऐसे नहीं कि कोई आया और उसने हटा दिया। तो काफ़ी अधिकार हैं, अगर इम्पीचमेंट है इसका मतलब है कि इनको काफ़ी अच्छे खासे अधिकार दिए हुए जैसे कि अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को होते हैं। गारंटीड बजट फंडेड, बजट में इनका प्रॉपर फंडिंग होगी। एंड टैक्सेस वगैरह का परसेंटेज भी इसमें दिया जाएगा। ऑटोनॉमी होगी कि वो स्टाफ को हायर कर सकते हैं। एंड टू सेट पोल्यूशन फीस आफ्टर जस्टिफिकेशन थ्रू द साइंटिफिक स्टडीज़, साइंटिफिक स्टडीज़ करने के बाद आप यहाँ पे पोल्यूशन फीस को लगा सकते हैं। तो कुछ अच्छे स्टेप्स से इनको इंडिपेंडेंस दिया गया है। एंड इट अनाउंस्ड बाय ऑफ द ग्रेजुअली राइजिंग पोल्यूशन फी will not believe and want investment in a new clean technologies। इससे क्या होगा, आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आगे बढ़ने लग जाएंगे। And a major attraction of the independent EPA for the politician is the power is that they can pass the blame or the decision on the pollution fees to EPA। सेकेंड मेजर अट्रैक्शन द पोल्यूशन फी रेज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो ये क्या करेगा, एक तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू को भी बढ़ाएगा, राइट। और अब यहाँ पे एक अथॉरिटेटिव बॉडी है, वो पोल्यूशन कंट्रोल कर पाएगी, फीस को कम ज़्यादा कर सकती है। एंड इफ़ लॉ एस्टैब्लिशिंग द इंडिपेंडेंट EPA इज़ रिटन टू रिक्वायर दैट द चेंजेस टू पोल्यूशन फी एंड रेगुलेशंस मस्ट बी पब्लिश्ड। अब क्या होगा कि एक EPA को जिम्मेदारी दे दी गई, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अथॉरिटी की हो जाएगी, एक बॉडी की हो जाएगी, तो वो फिर उस तरीके से एक्ट भी करेंगे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है तो वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती एक्चुअली में, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक अथॉरिटी की हो जाएगी तो जो ब्लेम होगा वो भी उन पर ही होगा, इसीलिए वो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ सकती है। इसके बाद जो गवर्नमेंट के स्टेप्स रहे हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना में LPG को दिया गया था और लोगों को कुकिंग फायर से बचने के लिए LPG का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। तो ऐसे स्टेप्स को और बड़े लेवल पर लिया जाना चाहिए। हालांकि इसने एक बहुत बड़ा बिग डिफरेंस क्रिएट किया है, उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। BS6 पर जा रहे हैं हम, BS4 से सीधा स्विच करके, ये भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जो व्हीकल से होने वाला पोल्यूशन है उसको रोकेगा। एंड वी नीड टू क्रिएट द इंस्टीट्यूशंस दैट विल मल्टीप्लाई दी सक्सेस। और ये जो अब इंस्टीट्यूशंस आया है या हम और इंस्टीट्यूशंस को लेके आएंगे, वो इस सक्सेस को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा। और पोल्यूशन प्रॉब्लम हैज़ टेकन डिकेड्स टू ग्रो इनटू द मॉन्स्टर दैट इट इज़। तो इस चीज़ को, पोल्यूशन जो है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इस बात को हाईलाइट किया जाना चाहिए, ओवरऑल हाईलाइट किया जाना चाहिए। पोल्यूशन को कैसे श्रिंक किया जाए, इसके लिए स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब किए चैनल को। नेक्स्ट मंडे से हम लाइव होने वाले हैं 11 o'clock in the morning, okay, so be prepared for that. Next Monday 11 o'clock we are going to live here, और हमारा डिस्कशन जो है वो लाइव चलेगा। आप लोग उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ पाएंगे एंड विल चैट, विल डिस्कस। आप भी कुछ फैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स से भी बताएंगे कि वो जुड़े। मंडे से 11 बजे हम लाइव डिस्कशन करेंगे एंड होप विल एंजॉय। तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।